अब कुछ महीने बाद क्या बदला जो आपने वापस जो है अपनी ही तरमीम वापस ले ली? इससे शफाफियत के अमल पे सवाल उठेंगे। इसी हुकूमत ने उस कानून को तब्दील किया और अब ऑर्डिनेंस के जरिए उस अपनी ही तरमीम वापस ले रहे हैं। ये मिसिंग पर्सन का मसला जितना उलझा हुआ है, ये एक रिटायर्ड जज की वजह से उलझा हुआ है। मुझे तो ये मामला, ये अमल दुरुस्त नज़र नहीं आता। सलीम साफ़ी साहब, क्या राय है आपकी? नहीं, मेरे ख्याल में ये तनकीद दुरुस्त है, क्योंकि जो ट्रिब्यूनल्स की कार्रवाई होती है वो दरअसल में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई की जानकारी करते हैं या इलेक्शन कमीशन के फ़ैसलों की उसमें जायज़ा लिया जाता है कि वो दुरुस्त है या गलत है। तो अब अगर उसमें रिटायर्ड जजेस लिए जाते हैं और उनकी तकर्री का इख्तियार भी इलेक्शन कमीशन को दिया जाता है, तो इससे शफाफियत के अमल पे सवाल उठेंगे। इसलिए मेरे ख्याल में वो पुराना तरीका दुरुस्त था कि वो जुडिशरी से ही हों और उसकी तकर्री का इख्तियार, बेशक अगर सिटिंग जुडिशरी से हो तो फिर उस सूरत में अगर इलेक्शन कमीशन को तकर्री का इख्तियार दिया जाए तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। लेकिन जब आप रिटायर्ड लोगों को लेते हैं और बाहर से लेते हैं और इलेक्शन कमीशन को उनकी तकर्री का इख्तियार भी लेते हैं, तो इससे इसके शफाफियत पे सवाल भी उठते हैं। इसलिए मुझे तो ये मामला, ये अमल दुरुस्त नज़र नहीं आता। अच्छा रीमा, आपकी क्या राय है इसके ऊपर? अलीना, एक बहुत दिलचस्प माजी है हमारा इलेक्शंस ट्राइब्यूनल से रिलेटेड कि जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था उसमें भी जो ट्राइब्यूनल्स बनते थे कंप्लेंट्स के ऊपर, उनमें बल्कि ज़्यादा ब्रॉड था स्कोप कि किसको आप अपॉइंट कर सकते हो। उसमें सेशंस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आपके जो जजेस थे वो जो हैं, जो क्वालिफाइड हैं या जो रह चुके हैं और आर क्वालिफाइड टू बी हाई कोर्ट जजेस, उनको आप अपॉइंट कर सकते थे इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में। फिर जब ये इलेक्शंस एक्ट पास हुआ तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में मेरा ख्याल है इसमें भी रिटायर्ड जजेस और सर्विंग जजेस दोनों, अगर नेशनल असेंबली या सेनेट के इलेक्शन हैं, वो इलेक्शंस ट्राइब्यूनल्स के लिए क्वालिफाइड थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पिछले साल इसी हुकूमत ने जाने से पहले तरमीम की और जो फॉर्मर या रिटायर्ड जजेस हैं उनको निकाल दिया सेक्शन 140 से, और अब कुछ महीने बाद वापस उन्होंने तरमीम कर दी ऑर्डिनेंस के जरिए और जो ओरिजिनल शक्ल है उसमें कानून को बहाल कर दिया। सो ये सवाल है मेरी नज़र में कि अगर आपने कुछ महीने पहले ही तरमीम की है और आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए की, अब कुछ महीने बाद क्या बदला जो आपने वापस जो है अपनी ही तरमीम वापस ले ली? ये पहला सवाल है। लेकिन दूसरा सवाल ये भी है लीना कि अब हमारे लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन क्या ये है, क्योंकि अगर आप ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को पढ़ें, हमारी सुप्रीम कोर्ट, इनफैक्ट चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का ही फैसला है कि सिर्फ इमरजेंसी मैटर्स में जो प्रेसिडेंट हैं या एक्टिंग प्रेसिडेंट या गवर्नर्स, वो ऑर्डिनेंसेस जो हैं वो प्रोमलगेट कर सकते हैं। तो क्या वो क्राइटेरिया मीट होता है? सवाल है ये, क्या हुकूमत इसको सही तरह एक्सप्लेन कर सकेगी? तीसरी बात ये है कि मैं फैफिन की रिपोर्ट पढ़ रही थी, जब पहली बार रिटायर्ड जजेस इलेक्शंस ट्राइब्यूनल्स में लगाए गए, फैफिन ने उस वक्त, मेरा ख्याल है 2014 की वो रिपोर्ट है, सो 2013 के डिस्प्यूट्स जिन्होंने सुने, फैफिन ने बाय एंड लार्ज अप्रिशिएट किया इस बात को, और उनकी रीजनिंग ये थी कि जो सर्विंग जजेस होते हैं उनके पास वक्त नहीं होता, उनकी और मसरूफियात होती हैं, वो और केसेस सुन रहे होते हैं, तो इसलिए डिले होता है मैटर, और जो आपको कानून जिस टाइम पे पाबंद करता है आपने फैसला करना है, वो नहीं हो सका। तो उस वक्त फैफिन ने इसको अप्रिशिएट की थी, इस बात को, थिंकिंग कि शायद ये फैसलों में थोड़ी जल्दी फैसले आए और जो अपना वक्त है जो कानून में दिया गया उसके मुताबिक फैसले आए। सो ये इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे लिए ये अननोन चीज नहीं है। बाय एंड लार्ज हमारा यही कानून रहा है कि रिटायर्ड जजेस भी इलेक्शंस ट्राइब्यूनल्स का हिस्सा बन सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सर्विंग जजेस जो हैं वो, उनके पास और बहुत काम होता है, तो हम देखते हैं ताखीर आती है। अच्छा, मेरा एग्जैक्टली आपसे यही सवाल है सबसे पहले तो। अच्छा हाँ, दिलचस्प बात यह है कि इसी हुकूमत ने उस कानून को तब्दील किया और अब ऑर्डिनेंस के जरिए उस अपनी ही तरमीम वापस ले रहे हैं। बट बाय एंड लार्ज अलीना, ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की बात है। अगर ये मुख्तलिफ वक्त होता शायद इतना शोर शराबा ना होता इस बात पे, इसको ज्यादा अहम समझा जाता कि शायद इस फैसले से ज्यादा ट्राइब्यूनल्स बन सकें, वो काम वक्त पे फैसला दे सकें। लेकिन इस वक्त
ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा है हुकूमत से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, कि ये समझा जा रहा है कि ये पीटीआई के खिलाफ फैसला किया गया है, शायद इन्फ्लुएंस करने के लिए कि केसेस किस तरह के, फैसले किस तरह आएंगे। बट मैंने इसलिए माजी और तारीख बताई कि हमेशा ये कॉन्ट्रोवर्शियल फैसला नहीं था। एक ऐसा वक्त था जब इसको अप्रिशिएट किया गया और मुख्तलिफ हमारे कवानीन में इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स रिलेटेड लाहौर हाई कोर्ट के साथ ये मामला चल भी रहा था सलीम साहब साहब कुछ अरसा पहले ही, मेरा ख्याल है फरवरी की बात है बिल्कुल आखिर की, जब इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स बनाने थे तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 9 ट्रिब्यूनल्स बनाने के लिए जजेस मांगे। लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास 9 जजेस तो नहीं है, 2 आपको दे देते हैं, तो वो मामला अटका भी हुआ था। नहीं, देखिए जो आईनी और कानूनी नुकात है वो तो रीबा हमसे बहुत बेहतर समझती हैं, मैं उनको नहीं समझता, लेकिन मैं सर्विंग और रिटायर्ड के फ़र्क को आपके लिए सिर्फ एक मिसाल से वाज़े करना चाहता हूँ। ये मिसिंग पर्सन का मसला जितना उलझा हुआ है, इसमें बाकी लोगों का भी एक किरदार होगा, लेकिन ये एक रिटायर्ड जज की वजह से उलझा हुआ है और पता नहीं अल्लाह को वो क्या जवाब देंगे। जस्टिस जावेद इकबाल को मिसिंग पर्सन कमीशन का सरबराह बनाया गया था। एक रिटायर्ड जज है ना, और सिर्फ जज नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जज रहे थे, लेकिन ये इतने साल हो गए और वो उस पर खामोश तमाशाई की तरह बैठे हुए हैं। इसी तरह उनके दौर में आपने देखा कि एहतिसाब इंतकाम का दूसरा नाम रह गया था और कौमी एहतिसाब ब्यूरो वो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक टूल का किरदार अदा कर रही थी। तो अगर एहतिसाब के नाम पे इंतकाम हुआ या एहतिसाब बदनाम हुआ तो वो भी एक रिटायर्ड जज ने बदनाम किया था। तो रिटायर्ड जज की बनिस्बत सर्विंग जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी का एहसास भी ज़्यादा होता है और उस पर ऊपर की अदलिया का चेक भी होता है। मैं उस बुनियाद पे कहता हूँ कि रिटायर्ड नहीं होना चाहिए।